आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव ने धान की खरीदी का मुतालबा करते हुए पीर यानी 20 दिसंबर को रियासत भर में टीआरएस पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान किया। तेलंगाना भवन में टीआरएस के कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि पीर के दिन तेलंगाना भर में धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए बीजेपी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा और अलामती पुतले नजर आतिश किए जाएंगे। उन्होंने पार्टी के अरकान असेंबली, काउंसिल और अरकान पार्लियामेंट के अलावा वुज़रा को इस एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना काउंसिल के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले पार्टी अरकान से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी, जिनमें करीमनगर जिले की 2 सीटों पर कामयाबी हासिल करने वाले एल रमना, भानु प्रसाद, खम्मम जिले से टी मधुसूदन, आदिलाबाद से विट्ठल, मेरठ से यादव रेड्डी शामिल हैं। उन तमाम ने आज तेलंगाना भवन में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। वजीर बल्दी नस्ब व इंडस्ट्रीज के टी रामाराव ने कहा कि नौजवानों में किसी भी फन में महारत पाए जाने पर रोजगार के मौके खुद ब खुद चल कर आएंगे। उन्होंने कहा कि मकामी अफराद को रोजगार फराहम करने वाली सनतों को हुकूमत की जानिब से मजीद मराद फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत बैरून मुल्क सरमाकारों को सरमाकारी की तरफ रगीब करने के लिए नई सनती पॉलिसी को मुतारिफ किया है। उन्होंने आज शहर के रायदुर्गम में कोटेलिजेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। बाद मुनक़िदा तकरीब के दौरान हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए कोटेलिजेंट कंपनी के साथ एक याददाश्त मफाहमत पर भी दस्तखत किए। बाद तकरीब से खिताब करते हुए वजीर इंडस्ट्रीज KTR ने कहा कि कंपनी के साथ किए गए माहिदे के नतीजे में तेलंगाना के सैकड़ों अफराद को रोजगार फराहम होगा। उन्होंने कहा कि जो सनतें नौजवानों को रोजगार फराहम करती हैं, ऐसी सनतों और इदारों को ज्यादा से ज्यादा मराद देने की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर भी आयद होती है। रियासती हुकूमत की जानिब से सनतों के क़याम पर कई मराद दिए जा रहे हैं। KTR ने कहा कि कभी भी सरकारी मुलाजिमतें कम तादाद में होती हैं। मुल्क में 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। हर एक को सरकारी मुलाजिमत फराहम करना मुमकिन नहीं है। सनतों और खानगी इदारों के क़याम से ही रोज़गार के नए मौक़े पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि नए सनतकारों की हौसला अफजाई करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार फराहम करने के इक़दाम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ीर बल्दी नस्ब शहरी तरक्की KT रामाराव ने जुमे को कहा कि तेलंगाना में तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से डबल बेडरूम के मकानात की तामीर मुकम्मल कर ली गई है और इस पूरी स्कीम पर 18,000 करोड़ रुपए के खर्च का मंसूबा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 2,85,000 मकानात की तामीर मुकम्मल हो गई है, जिन्हें गरीबों में मुफ्त तकसीम भी कर दिया गया। बल्दीलाल पेट के CC नगर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में डबल बेडरूम के मकानात की इफ्तिताई तकरीब को मुखातिब करते हुए वज़ीर बल्दी नस्ब ने कहा कि इस कॉलोनी में 248 यूनिट्स कायम किए गए हैं, जो 18 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 1,922 लाख रुपए के मसारिफ से ये मकानात तामीर किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में जिस तरह गरीबों के लिए डबल बेडरूम के मकानात मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं, इस तरह की स्कीम मुल्क की किसी भी दूसरी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गरीबों को मुफ्त मकानात की तामीर के लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए। స్థానిక కార్పొరేటర్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఇతర కార్పొరేటర్లకు, అధికారులకు, మా హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులకు, కలెక్టర్ గారికి అందరికి కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. ఈరోజు ఎవరైతే ఇండ్లు పొందినరో కార్యరూపాన్ని ఇస్తూ
ఇటు హైదరాబాద్ కావచ్చు, అటు ఇతర పట్టణాలు కావచ్చు, పల్లెలు కావచ్చు, అంతటా ఇండ్లను పరుగులు పెట్టించి పేదలకు ఒక నీడ కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్న అన్న గౌరవనీయులు గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రివర్యులు, గట్టిగా వారికి చప్పట్లతో మీరు ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. ప్రశాంత్ రెడ్డి అన్న గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు శాసన మండలి సభ్యురాలు శ్రీమతి వాణిదేవి అక్క గారు, డిప్యూటీ మేయర్ గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీలత శోభన్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు స్థానిక కార్పొరేటర్ హేమలత గారు, తమ్ముడు తలసాని సాయి గారు, అదేవిధంగా పవన్ గారు, గౌరవనీయులైన వేదిక మీద ఉన్న కార్పొరేటర్లు, మా కమిషనర్ గారు జిహెచ్ఎంసీ లోకేష్ కుమార్ గారు, హైదరాబాద్ కలెక్టర్ గారు గౌరవనీయులు శర్మన్ గారు, అదేవిధంగా మా చీఫ్ ఇంజనీర్ గారు సురేష్ గారు ఇండ్ల నిర్మాణాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. వారికి, వారి బృందానికి, పాత్రికేయ మిత్రులకు అందరికంటే ముఖ్యంగా పొద్దున్నే 9 గంటలకే బయటకు వచ్చి మాకు స్వాగతం చెప్పిన మా అక్కలకు, చెల్లెళ్లకు, అన్నలకు, తమ్ములకు పేరున అందరికీ హృదయపూర్వకంగా శిరస్సు వంచి మీకు నమస్కారం. మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. పెద్దోళ్ళు చెప్తారు, ఇక్కడ ఉన్న మీరు పెద్ద మనుషులంటే చెప్తారు, ఇల్లు కట్టి చూడు, పెళ్లి చేసి చూడు అంటారు. ఎందుకంటే ఈ రెండు పనులే చాలా గొట్టు పనులు, చాలా కష్టమైన పనులు. ఇల్లు కట్టాలన్నా తిప్పలుంటది, లగం చేయాలంటే కూడా తిప్పలుంటది. కానీ భారతదేశంలో ఉన్న 28 రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా वजीर अखिलेती बहबूद कोपुला ईश्वर ने अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ शहर के एलबी स्टेडियम का मुआयना किया, जहां 21 दिसंबर को सरकारी तौर पर क्रिसमस की तकरीब का एहतमाम किया जाने वाला है। उन्होंने क्रिसमस तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए वजीर अखिलेती बहबूद ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुनक्किद शुदी क्रिसमस तकरीब में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव भी शिरकत करेंगे। क्रिसमस के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से सरकारी तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल कोरोना की वबा के बायस क्रिसमस तकरीब का सरकारी सतह पर एहतमाम नहीं किया जा सका, ताहम गरीब ईसाइयों में कपड़ों की तकसीम अमल में लाई गई थी। उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर की शाम यहाँ मुनक्किद होने वाली क्रिसमस तकरीब में चीफ मिनिस्टर कई शख्सियात को तहनीत भी पेश करेंगे। इस तकरीब में 12,000 अफराद शिरकत करेंगे। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इंतजामात में कोई कमी ना करें, तमाम शुरा को ताम का इंतजाम करें। तकरीब के पेश नज़र मोबाइल टॉयलेट का भी इंतजाम किया गया, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएँ। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर AK खान, अरकान मुकन्नना राजेश्वर राव, स्टीफन रविंद्रा, सदर नशीन मकबूल मोहम्मद सलीम, सेक्रेटरी अखिलेती बहबूद अहमद नदीम, सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और दूसरे मौजूद थे। ఈ సంవత్సరం కూడా మరి నిన్ననే ముఖ్యమంత్రి గారు డేట్ డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. 21వ తారీఖు రోజు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క క్రిస్మస్ వేడుకలను జరుపుకోవడం కోసం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి ఏర్పాట్లు దాదాపు 10 నుంచి 12,000 మంది క్రైస్తవ సోదరులు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి పాల్గొనడంతో పాటు క్రైస్తవ మతాలకు సంబంధించినటువంటి మత పెద్దలు, బిషప్స్ కావచ్చు, పాస్టర్స్ కావచ్చు, చాలా పెద్ద చర్చ్ పాస్టర్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులు, హైదరాబాద్ నగరానికి సంబంధించినటువంటి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, తర్వాత క్రైస్తవ మతానికి సంబంధించిన तेलंगाना रियासत में हर साल क्रिसमस के सीज़न में क्रिसमस के बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। लगभग 2.5 लाख फैमिलीज़ में गरीब जो क्रिश्चियंस होते हैं, इनके लिए कपड़ों का तकसीम होता है, वितरण होता है। इसके साथ ही साथ क्रिसमस में 400 चर्चेस को पैसा भी दिया जाता है कि ताकि अच्छी तरह से वो वहाँ पर क्रिसमस का फीस्ट ऑर्गेनाइज कर सकें। और आखिरी दिन यानी कि सेलिब्रेशंस के आखिरी दिन क्रिसमस के 3 दिन पहले CM साहब, KCR साहब खुद मेज़बान होते हैं और क्रिसमस का एक फीस्ट बड़े पैमाने पर यहाँ का लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है, उसमें ऑर्गेनाइज करते हैं। इस साल 21 तारीख को ये डिनर दी जा रही है। इसमें लगभग 12,000 क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छी तरह से इसके अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी क्रिसमस का सीज़न अच्छी तरह से मनाया जाएगा। सारे हमारे क्रिश्चियन भाई बहन को मैं मैरी क्रिसमस और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी क्रिसमस की मुबारक।
हुकूमत तेलंगाना ने जुमे को मजीद 5 कॉरपोरेशन के सदरनशीन का तकर्रुर किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से जारी करदा जियो में बताया गया कि जय गौरी शंकर को सदरनशीन तेलंगाना साहित्य अकेडमी, महकमे यूथ एडवांसमेंट, सियाहत और सकाफत मुकर्रर किया गया। आकुला ललिता को सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वुमेन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन बनाया गया, जबकि जे नागेश को सदरनशीन तेलंगाना स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। बालराजू यादव तेलंगाना स्टेट शीप एंड गोट डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के सदरनशीन होंगे, जबकि पी जगनमोहन राव को सदरनशीन तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड मुकर्रर किया गया है। सदरनशीन ज़राई राब्ता कमेटी और कानून साज काउंसिल पी राजेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत तेलंगाना की तश्कील के बाद से रियासत के किसानों की अराजियात को पानी सरबराह करने के अलावा 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह करने के इक़दाम कर रही है। इसके अलावा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में किसानों को फी मौसम फी एकड़ 5,000 रुपये रैतु बंधु के तहत फराहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा रैतु बंधु स्कीम मुतारिफ करवाते हुए किसी भी किसान की मौत वाक़ होने पर फौरी तौर पर 5 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जा रही है। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले रुकने राज्यसभा डी श्रीनिवास इम्कान है कि कांग्रेस पार्टी में वापस आ जाएंगे। मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम आयद करने के बाद से डी श्रीनिवास 2 साल से हुक्मरान पार्टी में सरगर्म नहीं है, जो गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में 2 मरतबा कांग्रेस की क़यादत कर चुके हैं। उन्होंने जुमेरात की शाम दिल्ली में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात की, जो तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। समझा जाता है कि सोनिया गांधी ने डी श्रीनिवास की पार्टी में वापसी के लिए हरी झंडी दिखा दी है। कांग्रेस जराये के मुताबिक साबिक वजीर अनखरी पार्टी लीडर राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए पार्टी में शामिल हो जाएंगे। 2014 में नई रियासत की तश्कील के बाद पहली हुकूमत के क़याम के वक्त टीआरएस में शामिल होने वाले कांग्रेस के कायदीन में डी श्रीनिवास सरकर्दा लीडर है। चीफ मिनिस्टर और सदर टीआरएस केसीआर ने उन्हें हुकूमत में खुसूसी मुशीर मुकर्रर किया था। बाद वो 2016 में राज्यसभा के रुकन बनाए गए। श्रीनिवास ने 2004 और 2009 के असेंबली इंतखाबात के वक्त मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की कामयाब क़यादत की थी। 2014 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद उन्होंने टीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। ताहम 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान निजामाबाद के सीनियर लीडर को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के इल्जाम का सामना करना पड़ा। चीफ मिनिस्टर की दुख्तर और हल्के लोकसभा निजामाबाद से दोबारा मुकाबला करने वाली के कविता और टीआरएस के दूसरे कायदीन ने चीफ मिनिस्टर से शिकायत की थी कि डी श्रीनिवास ने अपने फर्जंद डी अरविंद को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के खिलाफ काम किया। अरविंद ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। इस लोकसभा हल्के से अरविंद के मुकाबले में कविता को शिकस्त उठानी पड़ी थी। डी श्रीनिवास ने हालांकि टीआरएस के खिलाफ काम करने के इल्जाम की तरदीद कर दी और वो चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के जरिए अपने मौक़िफ़ की वजाहत के ख्वाह थे। ताहम उस वक्त से उन्हें चीफ मिनिस्टर ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया, इसलिए वो पार्टी की सरगर्मियों से दूर रहे। 2019 के इंतखाबात से कबल भी श्रीनिवास ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और वो उस वक्त भी कांग्रेस में वापसी के ख्वाह थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चूंकि डी श्रीनिवास के बहसीत राज्यसभा मियाद आइंदा साल जून में खत्म होने वाली है, इसलिए वो कांग्रेस में वापसी के जरिए सियासत में सरगर्म रोल अदा करने के ख्वाह हैं। सदर मंडी संजय ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मखलूआत जायदादों की तफसीलात पर वाइट पेपर जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस सिलसिले में मंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के नाम एक खुला मकतूब जारी किया, जिसमें उन्होंने हुकूमत को मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन जारी करने का डेडलाइन दिया, बसूरत दीगर अवामी तहरीक शुरू करने का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन की तकसीम और अलॉटमेंट से मुतालिक जियो 317 से मुलाजिमीन और टीचर्स में शदीद तशवीश पाई जाती है। उन्होंने मज़कूरा जियो से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन और असातिज़ा के रीअलॉटमेंट से मुतालिक जारी करदा जियो हुकूमत की सोच की अक्कासी करता है। हुकूमत के इस फैसले से मुलाजिमीन और असातिज़ा अपनी मकामी सुकूनत से महरूम होने का खदशा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नए अजला की बुनियाद पर मुलाजिमीन की मकामी सुकूनत के पैमाने लेने के बजाय एक तरफा अहकाम जारी किए हैं, जो बाइस शर्म है। उन्होंने कहा कि सदारती हुक्मनामे के मुताबिक 3 साल के अंदर मुलाजिमीन के अलॉटमेंट के अमल को अंजाम देने के लिए साल 2018 में जियो 124 जारी किया गया था, लेकिन 3 साल गुजर जाने के बाद भी इस जियो का कोई पुरसाने हाल नहीं है। 3 साल के अंदर एक मरतबा भी मुलाजिमीन या टीचर्स की तंजीमों या फिर माहिरीन कानून के साथ कोई मुशावरत नहीं की गई। कन्वीनर यूनाइटेड बैंक एम्प्लॉयज यूनियन फोरम एम श्रीराम ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फिल फॉर कौमी बैंकों को खानगियाने के अमल से इज्तनाब करें। दोनों बैंक
मुनाफे में चल रहे हैं, मगर हुकूमत बैंकों को डूबने वालों के हवाले करने के दर पे है। आज INN चैनल से बात करते हुए श्री राम ने कहा कि पहले ही बैंकों को कॉर्पोरेट नुकसान पहुंचा चुके हैं। 4.5 लाख करोड़ का कर्जा लेकर ये कॉर्पोरेट मुल्क की मईशत को तबाह व बर्बाद कर चुके हैं और हुकूमत ने 4.5 लाख करोड़ के कर्जों के मिन जुमला 65% कर्जों को माफ किया। हुकूमत ज़राअत पेशा अफराद को कर्ज न देते हुए मुल्क के ज़रूरी मईशत को कॉर्पोरेट्स के हवाले कर रही है। संजय सिंह चौहान है, मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन हैदराबाद सर्कल। ये हमारा 2 दिन का स्ट्राइक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर के नीचे हम लोग 2 दिन का स्ट्राइक कर रहे हैं। 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉई ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। ये मेन हमारा डिमांड है, बैंकिंग रिफॉर्म अमेंडमेंट बिल करके गवर्नमेंट एक ला रहा है। ये बार पार्लियामेंट सेशन में वो विड्रॉ करना है गवर्नमेंट, क्योंकि बैंक को प्राइवेटाइज करके वो लोग पूरा जो नॉर्मल कॉमन पब्लिक है, फार्म सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे रहा है जितना पब्लिक सेक्टर है। जब 69 में नेशनलाइजेशन हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि बैंकिंग सर्विसेज आम आदमी के रीच में होना चाहिए। उसके पहले सब ऐसे बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स थे उनके हाथ में बैंकिंग था। जब वो 69 में नेशनलाइजेशन किया उसको पूरा अंडू कर रहा है गवर्नमेंट। जो पब्लिक सामान्य जन जो है नॉर्मल जो छोटे लोन लेते हैं, रिटेलर्स, छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान है, उन सबके साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए हम लोग उसको ऑब्जेक्ट करें। हमारे ना तो हमारे नौकरी से कोई इसका संबंध है, ना हमारी सैलरी से संबंध है। ये नॉर्मल कॉमन पब्लिक को समझना चाहिए कि बैंक जो कर्मचारी है वो उनके हित में ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ना कि अपने फायदे के लिए। संजय सिंह चौहान है, मैं Sri Ramandi. I am the convener for United Forum of Bank Unions, Telangana State Unit. This 2-day strike program call has been given by United Forum of Bank Unions, protesting against the government's decision to privatize 2 public sector banks in this winter session of Parliament. The privatization of public sector banks we have been opposing since the last so many years, because privatization of public sector banks which are performing well in all areas and extending all financial assistance to the needy sections of our country, particularly the farming sector, small and medium industries, SME sector, and providing employment to thousands, lakhs and lakhs of employees and officers in educated youth in this country. The reason for privatization being said by the government is that these public sector banks are not profit making, which is not a fact. We have light from the year 2001 to 2021. In the span of 20 years, we have been our operating profits have increased from 75,000 odd crores to now 1,97,000 crores. This cannot be said that banks are not making profits. NPAs and people are telling that NPA levels are high in the public sector banks. That's why you want to privatize them. This I want to clarify that the NPAs of public sector banks are not on account of loans given to farmers or small scale sector or the students or the housing sector, but it's only due to few accounts whose total dues to the bank, all the public sector banks, is more than 4.5 lakh crores, out of which only 34% has been recovered by the public sector banks and rest all has been absorbed by the banks themselves. That is the reason why the net profit is not there in most of the banks. But this the reason for non-performing asset is not the employees and officers of the bank, but the policy decisions that the boards have taken in financing to industrial houses, corporate houses, most of which have not been repaid, thereby turning them into NPA. तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात में फेल होने वाले तुलबा के लिए अहम फैसला किया है। बोर्ड के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने कहा कि फेल होने वालों के लिए इम्तिहानात अगले साल अप्रैल में दोबारा मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि अप्रैल के सालाना इम्तिहानात के साथ साल अव्वल के नाकाम तुलबा के लिए दोबारा इम्तिहान लिया जाएगा। नताइज पर अभी तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर निशानात पर शक हो तो फीस अदा करते हुए जवाबी पर्चे हासिल करें। इम्तिहानात के निसाब को कम करके 70% कर दिया गया था और सवालात में इंतखाब बढ़ा दिया गया। गुज़िश्ता रोज इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात के नताइज जारी कर दिए गए, जिसमें कम तुलबा यानी 49% को ही कामयाबी हासिल हुई थी। नलगुंडा में इंटरमीडिएट की एक तालिबा इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तिहान में कम निशानात मिलने पर ट्रेन के सामने कूदकर खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडा शहर के गांधीनगर से ताल्लुक रखने वाला जानवी ने नलगुंडा रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन की आमद का इंतजार किया और ट्रेन आते ही उसके सामने कूदकर खुदकशी कर ली। गुज़िश्ता रोज ही इंटरमीडिएट के नताइज फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान किया गया था, जिसमें जानवी को कम निशानात हासिल हुए थे, जिस पर उसने ये इंतहाई इक़दाम किया।
तुलबा तंजीम NSUI और SFI ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के दफ्तर के सामने आज धरना देते हुए मुतालबा किया कि इंटर फर्स्ट ईयर के सभी तुलबा को कामयाब करार दिया जाए। NSUI के रियासती सदर बालामुरी वेंकट ने कहा कि कोविड की वजह से रेगुलर क्लासेस मुनक्किद नहीं की गई और इंटरनेट की सहूलत ना होने की वजह से कई तुलबा लाखों तुलबा ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा नहीं ले सके। ऐसे में इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से इम्तिहानात मुनक्किद करना गलत था, जिसकी वजह से 51% तुलबा नाकाम करार दिए गए। हुकूमत तेलंगाना ने मुख्तलिफ इदारों में बच्चों से मजदूरी करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। हुकूमत ने बच्चों की हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए क़वायद भी वज़ा किए हैं, जिसके मुताबिक अगर कोई बच्चा प्रिंसिपल या हेडमास्टर को मुतला किए बगैर स्कूल से 30 दिन तक गैर हाजिर रहता है तो इस मसले से मुताल्लिक़ा नोडल ऑफिसर को मुतला किया जाना चाहिए, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से नामजद किया जाएगा। स्कूली औकात के अलावा 7 बजे शाम और 8 बजे शाम के दरमियान बच्चों से किसी भी किस्म का काम नहीं लिया जाना चाहिए। हुकूमत ने बच्चा मजदूरी पर इम्तना से मुतालिक क़वायद में तरमीम किए हैं। नए क़वायद के तहत जिला मजिस्ट्रेट को बहैसियत सदरनशीन मुकर्रर करते हुए टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी। इसमें मुताल्लिक़ा इंस्पेक्टर पुलिस, सुपरिटेंडेंट पुलिस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, रजाकाराना तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नुमाइंदे भी शामिल रहेंगे, जो बच्चों को मजदूरी से आज़ाद करवाने की मुहिम में मसरूफ़ रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एक नुमाइंदे, चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी कमेटी में शामिल किया जाएगा। कम से कम हर माह एक मरतबा टास्क फोर्स का इजलास मुनक़िद होगा, जिसके जरिए बच्चों को मजदूरी से बचाने के ऑपरेशंस की मनसूबाबंदी की जाएगी। तेलंगाना में जुमे के रोज ओमिक्रॉन के मजीद 2 मामलात की इत्तला मिली है, जिसके बाद रियासत में जुमला मुतासरीन की तादाद 9 हो गई है। महकमे सेहत के एक आला अहदेदार ने बताया कि कोविड-19 की नई शक्ल से मुस्बित पाए जाने वाले 8 अफराद का ताल्लुक रियासत से, जबकि 9वां मुतासिर लड़का हैदराबाद एयरपोर्ट पर आमद के बाद कलकत्ता रवाना हो चुका है। डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर जी श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गैर जोखिम वाले ममालिक से आने वाले 7 मुसाफरीन में यह नया वायरस पाया गया, जबकि जोखिम वाले ममालिक से हैदराबाद पहुंचने वाले 2 मुसाफरीन भी ओमिक्रॉन से मुस्बित पाए गए। उन्होंने कहा कि कीनिया से ताल्लुक रखने वाले 3 मुसाफरीन और एक सूडानी शहरी और ओमिक्रॉन से मुस्बित पाए गए। अबूधाबी से हैदराबाद पहुंचने वाले 2 मुसाफरीन, दुबई के अलावा बरतानिया और एक और मुल्क से हैदराबाद आने वाले मुसाफिर भी ओमिक्रॉन से मुस्बित पाया गया। डायरेक्टर महकमे सेहत ने बताया कि बरतानिया एयरपोर्ट से यहां आने वाली एक खातून का एयरपोर्ट पर कोविड-19 टेस्ट किया गया, जिसमें वो मनफी पाई गई। कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी तक तेलंगाना राज्य में 8 केसेस रिपोर्ट हुआ।
हम 1 दिसंबर से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सर्वेलेंस सिस्टम एनहांस करें। उसके हिसाब से 1 दिसंबर तक अभी तक 6764 इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैज अराइव्ड। उसमें अभी तक अपने को 9 पॉजिटिव्स आए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट का। तो उसमें 1 बॉय ऑफ 7 years old हैज लेफ्ट टू वेस्ट बंगाल बिकॉज ही बिलोंग्स टू दैट स्टेट। और बाकी जो भी है ऑफ केसेस अभी अपना हैदराबाद में 7 केसेस है, दे आर अंडर आवर कस्टडी इन आवर गवर्नमेंट आइसोलेशन फैसिलिटी। और बाकी और एक केस है वो हनुमकोंडा का है, वो पेशेंट को भी हम हैदराबाद गच्चीबोली को लेकर आ रहे। इसमें और केसेस में एट रिस्क कंट्री से हम 2 केसेस आए और नॉन रिस्क कंट्रीज से बाकी 6 केसेस आए। उसमें केन्या से 3 लोग आए, अबू धाबी से 1 और दुबई से 1, सूडान से 1 और यूके से एक केस अभी तक। तो अभी तक पूरा 8 केसेस रिपोर्ट हुआ। इसके बारे में ये आउटलुक का they don't have any symptoms, they're hale and healthy, but वो लोग positive for this Omicron variant. The government has enhanced further surveillance system in the airport, and now we are focusing mainly on the non-risk countries also. तो अभी 2% कर रहे हैं, हम ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम रिक्वेस्ट करें अभी। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैदराबाद में एक लोकेलिटी में दे आर रिसाइडिंग। वी आर ट्राइंग टू वी ऑलरेडी ट्रेस द ऑल द कॉन्टैक्ट, जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं 1-2 दिन से 4 दिन से ये लोग के साथ फिर रहे, खा रहे, पी रहे, वो सब लोग को आइडेंटिफाई कर रहे, वो लोग को भी हम टेस्ट कर रहे। अभी टोली चौक में जो कॉलोनियाँ हैं उसमें अभी तक 600 लोग को ये आरटीपीसीआर टेस्ट करे, अभी तक तो पॉजिटिव नहीं है और दूसरा बैच चल रहा है अभी। सोशल मीडिया पर पुराना शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स के ओमिक्रॉन से मुतासिर होने की झूठी तल्लात की वजह से लोगों में तशवीश की लहर फैल गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल करदा एक पोस्ट में एक शख्स का नाम भी तहरीर किया गया था और ये कहा गया था कि वो हाल ही में दुबई से वापस हुआ था। इस दौरान एक वीडियो भी वायरल किया गया, लेकिन तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव की जानिब से ऐसी कोई इतला नहीं दी गई और ना ही उन्होंने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में ओमिक्रॉन का कोई केस सामने आया। सोशल मीडिया की इस तरह की अफवाहों की वजह से आवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। शुबा किया जाता है कि दानिस्ता तौर पर शहरियों को खौफजदा करने के लिए इस तरह की अफवाह फैलाई गई। साबिक में लॉकडाउन वगैरह से मुतालिक भी इस तरह की अफवाहें मुतअद्दिद मरतबा फैलाई जा चुकी हैं, जिसके नतीजे में ओहदेदारों को वजाहत करनी पड़ी थी। लोगों से अपील है कि वो इस तरह की अफवाहों की जद में ना आएं और कोई भी खबर मिले पर उसको वेरीफाई करें और ये पता लगाएं कि उसमें कितनी सदाकत है। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 39,781 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 181 मुस्बित पाए गए। एक और फर्द की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हुई, जबकि 203 अफराद ने इस मोजी वायरस को मात दी है। पिछले 24 घंटों में केसेस की रफ्तार अगर हम देखें तो लगभग काबू में इसे कहा जा सकता है और रियासत में अब भी 3,782 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। जगतियाल के मुजाफात में वाक़ ज़ाब्तापुर के पास ट्रैक्टर के लौट जाने से 2 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। यह हादसा जुमे की सुबह उस वक्त पेश आया जब ट्रैक्टर के ड्राइवर ने जगतियाल की तरफ से आने वाली एक गाड़ी को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगा दी, जिसके नतीजे में ट्रैक्टर उलट गई। ट्रैक्टर में सवार 4 अफराद नीचे गिर पड़े, जिनमें 2 अफराद संतोष और प्रशांत इंजन के नीचे दब गए, जिसके नतीजे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 2 अफराद सूरत और प्रताप मामूली जख्मी हो गए। तेलंगाना में चंद दिन से दर्जे हरारत में अचानक कमी देखी जा रही है। खासतौर पर शाम के औकात से सर्द हवाएं शुरू हो रही हैं और रात के औकात में दर्जे हरारत में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है, जिसकी वजह से दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में सर्दी की शदीद लहर जारी है। महकमे मौसमियात की इतलात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों तक रियासत के 20 अजला में सर्दी की शदीद लहर देखी जाएगी। जुमेरात के रोज़ रियासत के कई मकामात पर दर्जे हरारत 8 ta 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। रात के औकात में दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे देखा जा रहा है, जिसकी वजह से सर्दी में अचानक इजाफा हो रहा है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।